Hello students and welcome back to the next video of business study। ये हमारा सेकेंड चैप्टर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। जॉइंट स्टॉक कंपनी से अभी हम लोग पहले जो अर्लियर वीडियोस हैं उसमें हमने अदर फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस को कवर किया, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। इन सारे टॉपिक को हमने थॉरली कवर किया और इसमें किसी भी तरीके का डाउट गुंजाइश रहने की कोई भी जगह नहीं रहने दिया गया। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि कंपनी के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। आप जानते हो कि आपके सोसाइटी में बहुत सारी कंपनीज रन कर रही हैं, जैसे अमूल, वीवो, ओप्पो, ये सारी चाइनीज कंपनी है। फिर उसके बाद आपका तोशिबा, फिर आप ओनिडा ले लीजिए, फिलिप्स ले लीजिए, सैमसंग है, एप्पल है, बहुत सारी कंपनी। अगर खाने पीने का प्रोडक्ट की बात करें तो आईटीसी है, ब्रिटानिया है, पार्ले है, आशीर्वाद ब्रांड है एक अलग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके सोसाइटी में आप जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो वो किसी ना किसी कंपनी से एसोसिएटेड होता है। तो आज उन कंपनीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, जिस भी कंपनी का खरीदते हैं, जैसे आप शूज खरीद रहे हैं रिबॉक का, तो ये जो रिबॉक कंपनी है, इस कंपनी के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर कंपनी होता क्या है, कंपनी कैसे बिजनेस अपना रन करती है, और कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और क्या जिस तरीके से पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 है, क्या उस तरीके से यहाँ पर भी कोई एक्ट है? तो यस, एक्ट है, और उस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। इससे पहले जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय कंपनी को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया और 1956 में बनाया गया, इसलिए वहां पर हम लोग नाम रखे कंपनीज एक्ट 1956। पर चूंकि आपको पता है जैसे जैसे समय चेंज होता है, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो जाता है। 1956 में जो सिचुएशन था वो आज के डेट में वो सिचुएशन नहीं है। उस समय चीजें अलग थी, आज की डेट में चीजें अलग हैं। आज के डेट में बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। तो जब बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया है, लोगों का डिमांड चेंज हो गया है, प्रोडक्ट मार्केट में जो बिकता था वो चेंज हो गया है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैटिक क्यों रहे? तो समय को ध्यान में रखते हुए 1956 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, एक्ट 1956 में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उसको चेंज करके जहां पर भी चेंजेस का रिक्वायरमेंट था, इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। जहां भी अमेंडमेंट का रिक्वायरमेंट था वहां पे अमेंडमेंट करके 2013 बना दिया गया, यानी कि एक नए सिरे से फिर से कंपनीज एक्ट को बनाया गया, जहां पर बेस रखा गया 1956 को, और उसके आधार पे जहां जहां पे करंट सिनेरियो को देख के चेंजेस लाना पड़ा, लाया गया। ठीक है, चलिए अब बात करें कंपनी की। तो कंपनी के बारे में आपको बता दें, देखिए जब सोल प्रोप्राइटर में आप बिजनेस करते हो तो कहीं ना कहीं एक डिमेरिट क्या है कि वहां पे आपका लिमिटेड कैपिटल हो जाता है और मैन पावर का भी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम, मतलब मैन पावर भी ज्यादा अरेंज नहीं कर पाते हैं। सोल प्रोप्राइटर है, सब कुछ अकेले करना है। तो सोल प्रोप्राइटर से अच्छा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है कि चलो भाई मैक्सिमम 50 लोग मिलके काम कर सकते हैं। तो फायदा क्या है कि 50 लोगों का कैपिटल लगेगा, तो सोल प्रोप्राइटर के मुकाबले ज्यादा पैसा आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। और साथ ही साथ जब 50 लोग मिलके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मैन पावर भी इंक्रीज हो जाएगा, तो चीजें आराम से चलेगी। मगर क्या जरूरी है कि सिर्फ 50 लोगों का ही कैपिटल से काम चल जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, और हो सकता है कि और भी फंड का जरूरत पड़े। तो उस केस में कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से देखा जाए तो पार्टनरशिप के मुकाबले पार्टनरशिप में ज्यादा पैसा है, मगर और पैसे, अरबों रुपया, है ना, 1 लाख करोड़ का रिक्वायरमेंट है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनका वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो 1 लाख करोड़ का अगर वैल्यू है कंपनी का, तो ये पार्टनरशिप में थोड़ी स्टार्ट हो सकता है।
इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और कंपनी का खास बात क्या होता है कि कंपनी जो है वो लोगों से भी पैसा ले सकती है। जैसे मान लीजिए हम एक कंपनी चला रहे हैं और मेरे कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट है, मैं अलग हूं, मेरा कंपनी अलग है। मान लीजिए अमित लिमिटेड के नाम से एक कंपनी चला रहे हैं, या फिर एबीसी लिमिटेड के नाम से, एबीसी। अच्छा, कंपनी के लास्ट में आपको बताएंगे आगे लिमिटेड कभी दिखता होगा, कभी पीवीटी एलटीडी दिखता होगा, तो इसका क्या मतलब है ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मगर मान लीजिए कि कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। अब कंपनी को पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी कहां कहां जा सकता है? कंपनी चाहे तो बैंक जा सकता है, कंपनी चाहे तो कुछ इन्वेस्टर से पैसा ले सकता है, और कंपनी चाहे तो आम जनता से भी पैसा ले सकती है। जी हाँ, पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकता है। सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो जनता को ओनरशिप, जैसे हम मान लीजिए एक सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, हम अपने ओनरशिप को बेच के पैसा अरेंज नहीं कर सकते, या तो हम दुकान चलाएंगे या तो पूरा दुकान किसी और को बेच देंगे। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बीच में शेयर है, तो 10 लोग वो आपस में पार्टनर कहलाएंगे, पब्लिक नहीं कहलाएंगे। मगर मेरा कंपनी है और हम जिससे चाहे उससे हम पैसा ले सकते हैं और हम उसके बदले उसको अपने कंपनी का शेयर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड और इसका एक वैल्यू है, वैल्यू कितना होगा 100%, ठीक है। किसी एक बंदे से हम 50,000 रुपया लिए और बोले कि चलो भाई मेरे कंपनी का तुमको 0.5% ओनरशिप तुम्हारा, मेरे कंपनी का 0.5% तुम्हारा। किसी बंदे से हम 2 लाख रुपया लिए और हम उसको बोले कि भाई मेरे कंपनी का 2% तुम्हारा, यानी कि कल को अगर जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 2% तुम्हारा हो जाएगा। किसी बंदे से हम 5 लाख रुपया लिए और बोले कि भाई मेरे कंपनी का 5% तुम्हारा, यानी कि कल को जितना भी पैसा कमाएगी कंपनी उसका 5% तुम्हारा हो जाएगा। तो बात तो समझ में आ रहा है सर कि कंपनी अगर चाहे तो बैंक से भी लोन ले सकता है, इन्वेस्टर से भी पैसा ले सकता है और आम जनता से भी पैसा ले सकती है। और मार्केट में बहुत सारी, इंडिया में मोर देन 7,000 ऐसी कंपनीज हैं जो मार्केट से पैसा उठाई हुई है। जितने भी बैंक देख लो, सारे के सारे जो है वो मार्केट से पैसा उठाए हुए हैं। फिर उसके बाद ब्रिटानिया हो गया, एमआरएफ हो गया, बहुत सारी कंपनी है, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सन फार्मा हो गया, ये सब सारे के सारे जो है मार्केट से पैसा रेज किए हुए हैं। इसमें होता क्या एक्चुअली, अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कंपनी सबको पैसा, सबसे पैसा ले रहा है और ओनरशिप दे दे रहा है। तो अब ये बताइए सर, बिजनेस कंट्रोल कौन करेगा? बिजनेस तो ओनर कंट्रोल करता है। हाँ, बिजनेस ओनर कंट्रोल करता है, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मेंबर होता है, मतलब ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग। बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? मैनेजमेंट, ओनर नहीं मैनेज करेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी है, हम भी अब एबीसी लिमिटेड में हम भी पैसा लगाए हैं, आप सभी को पैसा लगाए हुए, ठीक है, हम भी पैसा लगाए हुए, आप लोग भी पैसा लगाए हुए, मगर ये बिजनेस ना हम चलाएंगे ना आप लोग चलाएंगे। जैसे हमारा देश कौन चलाता है? सरकार चलाता है। देश क्या सरकार का है कि देश हम लोग सबका है? हम लोग सबका है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके एक प्रधानमंत्री इलेक्ट कर दिए, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर दिए मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, एंड उनके कहे गए इंस्ट्रक्शंस को हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कंपनी में भी होता है। हम सभी कोई ओनर है, मगर हम सब कोई बिजनेस नहीं चलाएंगे। हम लोग जो जो भी पैसा लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है, शेयर होल्डर कहलाएंगे। हम लोग क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। जो 50,000 लगाया वो भी शेयर होल्डर, जो 5 लाख लगाया वो भी शेयर होल्डर। सर शेयर होल्डर क्यों? शेयर होल्डर, शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा, होल्डर मतलब होल्ड कर रहे, मतलब हिस्सा होल्ड कर रहे, इसलिए कहते हैं शेयर होल्डर। वो बंदा जो पैसा लगाया है और ओनरशिप जिसके पास है, किसी के पास 5% है, किसी के पास 2% है, किसी के पास आधा % है, जो जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से। अब हम लोग जो हैं वो क्या करेंगे? मिलके वोटिंग करेंगे और वोटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि कौन सेलेक्ट करेगा, शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर का काम खत्म। यानी कि मेरा आभार, मेरा जो वोट है, जिस भी शेयर होल्डर, अब देखिए जैसे मोदी जी, हम लोग एक बार सेलेक्ट कर लिया और मोदी जी जो भी डिसीजन लेते हैं हम लोग करते हैं कि नहीं, फॉलो करते हैं, मगर इलेक्ट तो हम ही लोग किए उनको। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जितने भी शेयर होल्डर है वोटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरे कंपनी का मैनेजमेंट करेगा। ये होता है फंडा। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझते हैं। ये तो समझ गए कि कंपनी कैसे पैसा रेज करती है और कंपनी का क्या रिलेशन होता है पब्लिक से, और कैसे ये डिफरेंट है पार्टनरशिप से, और कैसे ये डिफरेंट है सोल प्रोप्राइटरशिप से। और थोड़ा सा अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटी ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जब बिजनेस करना है तब ये कंपनी जो है ये बहुत सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब लार्ज स्केल पे आप बिजनेस करते हैं तो पैसे का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये पैसा कहां से आएगा, अरबों करोड़ों रुपया, 500 करोड़, 10,000 करोड़, 500 करोड़ का तो डीलिंग करती है जी, एक एक डील बड़े बड़े कंपनी का 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ का होता है। तो बताओ कंपनी का वैल्यू कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं, समझे। तो कहीं ना कहीं जब लार्ज स्केल पे कंपनी रन करती है तो पैसा को अरेंजमेंट करने के लिए ना कंपनी को किसको अट्रैक्ट करना पड़ता है, पब्लिक को, आम जनता से पैसा अट्रैक्ट करती है और उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और जो भी बेनिफिट आता है जनता के बीच में बांट दिया जाता है। इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आ रहा है। सबसे कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इट हैज एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। With adequate capital, it can employ trained and experienced manager to run the business activity efficiently. और सबसे खास बात क्या है कि अगर पैसा है तो हम लोग एक्सपर्ट मैनेजर्स, एक्सपर्ट डायरेक्टर्स, एक्सपर्ट लोगों को अपॉइंट करेंगे और एक्सपर्ट के द्वारा बिजनेस को मैनेज करेंगे ताकि बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो बहुत अच्छे से चल पाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक डेफिनेशन है आपका, चलिए डेफिनेशन अभी रहने दीजिए, अभी हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि आखिर फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, उसके बाद लास्ट में हम लोग एक डेफिनेशन बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर कह रहा है, फीचर्स तो आपको पता है, कंपनी के बारे में जानना। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कहने का मतलब कि देखिए जिस तरह से जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था ना कि ओनर ही अपने नाम पे सारा कॉन्ट्रैक्ट करता था बिजनेस का। जैसे एक मेरा छोटा सा दुकान है तो उस दुकान का जितना भी डीलिंग होगा वो मेरे नाम से रिलेटेड होगा, बात समझे, मेरे नाम से ही रिलेटेड सारा डीलिंग होगा। मगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ना कोई ओनर नहीं होता, एक कोई ओनर नहीं होता, करोड़ों ओनर हो सकते हैं। जैसे आप बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं सरकारी है, सरकार का उसमें पैसा लगा हुआ है, मगर आपको क्या पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आम जनता का भी पैसा लगा हुआ है। तो अकेले सरकार ओनर नहीं है एसबीआई का, मेरे पास भी एसबीआई का शेयर है और एसबीआई के मालिक अगर कहें तो इनडायरेक्टली हम भी हैं, बात समझे। तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कहने का मतलब, अब देखिए इतने सारे ओनर हैं तो क्या हर ओनर का साइन क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए क्या होता है कि ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग, और ये जो कंपनी है ना, कंपनी को एक अलग से आइडेंटिटी दे दिया जाता है, एक कंपनी को एक अलग आइडेंटिटी दे दिया जाता है। कहने का मतलब आईटीसी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम पे कोई भी बिजनेस डीलिंग कर सकता है और अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। आप देखते हो बहुत सारे बैंक का अपना प्रॉपर्टी होता है, जैसे एसबीआई का जितना भी हेड ब्रांचेस है जिस शहर में सारा अपना प्रॉपर्टी के ऊपर बना हुआ है, यानी कि एसबीआई अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है ना, और एसबीआई उस पे बिल्डिंग बनाती है। अब देखो एसबीआई नहीं बनाता, हालांकि मेंबर लोग बनाते हैं, मगर वो किसके नाम पे होता है, एसबीआई के नाम पे होता है। उसी तरीके से मान लीजिए वुडलैंड का शूज,
वुडलैंड के बारे में जानते हैं, तो वुडलैंड जो है बहुत बड़ा फैक्ट्री सेटअप किए हुए। अब वो जो प्लॉट ऑफ लैंड है, फैक्ट्री है, वो किसके नाम पे है? वुडलैंड कंपनी के नाम पे। तो कहने का मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, कहने का मतलब यहाँ पर मेंबर अलग है और कंपनी अलग है, और कंपनी को एक अलग से आइडेंटिटी दिया गया है, जिसके कारण वो किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। बस फर्क इतना है कि हम लोग नेचुरल है और कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल है। कहने का मतलब जब कोई नेचुरल पर्सन, जैसे हम लोग नेचुरल पर्सन है, हमारे द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से किसी का उत्पत्ति होता है। जैसे हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर ही आईटीसी कंपनी बनाए हैं, कैडबरी कंपनी बनाए हैं, ब्रिटानिया बनाए हैं, वुडलैंड बनाए हैं, मॉन्टी कार्लो बनाए हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलती है, मगर इसका एक अपना आइडेंटिटी है। फर्क क्या है कि वो आर्टिफिशियल है और हम लोग नेचुरल हैं। हम लोग का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम लोग यहां से वहां मूव कर सकते हैं, मगर कंपनी जो है इधर से उधर मूव नहीं कर सकता। करता है लीगली, करता है कि अपना हेड ऑफिस चेंज कर लिया, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो देखिए क्या कह रहा है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज द सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी कैन कैरी ऑन द बिजनेस ऑन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पे बिजनेस कर सकती है। जैसे आप कोई डीलिंग की है ना, तो आप अगर आईटीसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, तो वो कंपनी के मैनेजर के साथ डील नहीं हो रहा है। मैनेजर आएगा, हो सकता है कि आज आप डील किए, मैनेजर, जिस मैनेजर के साथ डील किए वो मैनेजर चला गया, वो बिजनेस छोड़ दिया, वो कंपनी छोड़ के कैडबरी में ज्वाइन कर लिया, तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? नहीं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने मैनेजर के साथ डील नहीं किया, आपने कंपनी के साथ डील किया, और कंपनी अभी भी है, भले ही मैनेजर चेंज हो जाए। It can buy and sell assets in its own name and can enter into contract with outsider in its name. Company and member are separate individual। और लास्ट में देखिए पॉइंट क्या कह रहा है, and its member are separate individual। मेंबर और सेपरेट इंडिविजुअल मतलब जितने भी मेंबर वहां काम कर रहे हैं, मैनेजर, क्लर्क, जोनल मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, फाइनेंस मैनेजर, सब एक मेंबर हैं जो कि अलग है, और कंपनी अलग है। कंपनी मेंबर के द्वारा ही चलता है, मगर कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट तो ओनर ही, मैनेजमेंट ही चलाता है। मैनेजमेंट कौन करता है? जितने भी लोग हैं जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन, मगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने नाम पे कर सकता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि जैसे हम लोग दो तरीके के पर्सन होते हैं, एक नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन। हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है, हम लोग नेचर के द्वारा क्रिएटेड है, मगर हमारे द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपनी क्रिएट हुआ, और उसका भी एक आइडेंटिटी है। इवन ऐसा है ना कि कंपनी का आइडेंटिटी हम लोग से ज्यादा वैल्यू है, हम लोग से ज्यादा। मेरा वैल्यू, अच्छा ये बताओ, मेरा वैल्यू ज्यादा है कि कैडबरी कंपनी का वैल्यू ज्यादा है? सर ऑब्वियस सी बात है, कैडबरी कंपनी का ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा मेरा, हमसे ज्यादा वैल्यू है उसका। तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि एक कंपनी का भी एक अपना आइडेंटिटी है, मगर फर्क इतना है कि वो हम लोग नेचुरल है और वो आर्टिफिशियल है, जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएटेड है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अ कंपनी डज नॉट हैव फिजिकल बॉडी लाइक नेचुरल ह्यूमन बीइंग, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, ये कंपनी किससे क्रिएट हुआ? लॉ से। कौन सा लॉ? कंपनी एक्ट 2013 से। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। और इसका ऑपरेशन मतलब जितने भी एक्टिविटीज है वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? जो भी मेंबर है, जो भी मेंबर सेलेक्ट किया गया है उनके द्वारा चलाया जाता है। हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होता है, मैनेजर अलग होता है, एग्जीक्यूटिव्स अलग होते हैं, और उनके द्वारा ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, known as director although the business is run in the name of the company। मगर आपको पता है, भले ही मैनेजर बिजनेस कर रहा है, मगर कंपनी के नाम पे ही सारा बिजनेस डीलिंग किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आपको हम पहले ही बताएं कि अगर आपको कंपनी चलाना है तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और कौन से एक्ट के तहत?
तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसमें कोई लीगल कंपल्सन मतलब कोई अलग बात नहीं है। नेक्स्ट है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? देखिए, अब आपको पता है कि कंपनी जो है, कंपनी क्रिएट कौन करता है? लॉ। कंपनी क्रिएट कौन करता है? लॉ। और डिस्ट्रॉय ही कौन कर सकता है? लॉ। कहने का मतलब आप जानते हो कि बहुत सारी कंपनी है जो 150 साल से चल रही है, 200 सालों से चल रही है हमारी इकोनॉमी में, है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो 150-200 साल से चल रहा है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे मैनेजर आए होंगे और बहुत सारे मैनेजर बिजनेस छोड़ के चले गए होंगे, बहुत सारे रिटायर हुए होंगे, बहुत सारों का डेथ हो गया होगा। तो परपीचुअल सक्सेशन कहने का मतलब मेंबर आएंगे और मेंबर जाएंगे पर बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो परपीचुअल सक्सेशन कहने का मतलब क्या होता है? परपीचुअल सक्सेशन कहने का मतलब होता है मेंबर अलग है, ओनर अलग है, ठीक है। और कंपनी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने का काम कौन कर सकती है? सिर्फ लॉ। लॉ के द्वारा कंपनी क्रिएट हुआ है और लॉ के द्वारा ही कंपनी जो है वो डिस्ट्रॉय भी होगा। और साथ ही साथ मेंबर आए चाहे जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। तो कभी भी परपीचुअल सक्सेशन आ जाए मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर है, यानी कि मेंबर के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। मेंबर आएगा और मेंबर जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लॉ के द्वारा क्रिएट होगा और लॉ के द्वारा ही डिस्ट्रॉय होगा। मतलब कि कल को अगर कंपनी आप स्टार्ट किए हो और बंद करना चाहते हो तो आपको लॉ लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब बिजनेस बंद होगा, अदरवाइज नहीं। किसी मैनेजर के रिटायर होने पे, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिटायर होने पे बिजनेस बंद नहीं होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। A company has continuous existence independent of its member. A company is created by law. Only law can bring an end to its existence. कंपनी जो है लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है एंड लॉ के द्वारा ही डिस्ट्रॉय होता है। द डेथ, अगर किसी की डेथ की बात करें, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। किसी भी कंपनी का एग्जिस्टेंस, जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर में पढ़े कि अगर ओनर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ेगा। मगर अगर किसी कंपनी का मैनेजर है और वो इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी जो है लगातार चलती रहेगी। मेंबर कैन मे कम एंड मेंबर मे गो आउट बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, पर कंपनी जो है वो लगातार चलता रहेगा। द लाइफ ऑफ द कंपनी कैन कम टू एन एंड थ्रू लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंड अप। और बात करें कंपनी बंद करने की, तो कंपनी बंद हो सकता है जिसके लिए आपको लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप कहने का मतलब होता है बिजनेस बंद करना, बिजनेस बंद करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन सील। अब देखिए होता क्या है कि आपको इतने तो समझ में, इतनी बातें तो समझ में आ गई कि कंपनी का एक कोई मालिक नहीं होता है। हर वो बंदा जो कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी का ओनर हो जाता है। कोई भी डीलिंग करने के लिए बिजनेस का ओनर का साइन होने का जरूरत है कि नहीं? यस सर। किसी भी बिजनेस डीलिंग में ओनर का साइन होना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे एक ओनर तो है नहीं, अगर लाखों ओनर है, लाखों लोगों ने पैसा लगाया है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ साइन से ही भर जाएगा, है कि नहीं? तो कभी भी आपको पता है कि कंपनी का जो है ना एक आर्टिफिशियल, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अभी हम लोग चर्चा किए। यानी कि कंपनी का एक अपना आइडेंटिटी है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इसका कोई हाथ पैर नहीं है कि ये साइन कर सके, है कि नहीं? कोई भी बिजनेस डीलिंग हो रहा है तो कंपनी का अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। कंपनी ऑन पेपर क्रिएट होता है और उसको चलाया जाता है मेंबर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में डील करने के लिए एक साइन का होना जरूरी है ओनर का, ठीक है। अब बहुत सारे मैनेजर्स भी होते हैं जो कंपनी के बदले डीलिंग करते हैं, मगर साथ ही साथ एक होता है कॉमन सील।
कॉमन सील मतलब होता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। यानी कि हम कोई डीलिंग करने जा रहे हैं आईटीसी कंपनी के साथ, तो आईटीसी के साथ जो भी डीलिंग करेंगे वहां पर अगर कंपनी का मोहर लग गया और जो कंसर्न्ड पर्सन है वो साइन कर दिया, दैट इज की कॉन्ट्रैक्ट फाइनल है। कॉन्ट्रैक्ट फाइनल है मतलब आपको समझ में आ रहा है, चूंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कोई हाथ नहीं है कि वो साइन कर सके, इसलिए कंपनी का एक कॉमन सील होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल सिग्नेचर या फिर डिजिटल सिग्नेचर। और ये सिग्नेचर जहां लग गया मतलब कि डील पक्का है। बात क्लियर है? चलिए देखते हैं। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन, कंपनी साइन खुद से नहीं कर सकती है। देयरफॉर देयर इज अ नीड ऑफ कॉमन सील विथ द नेम एग्रीवेट एंड इंग्रेव्ड ऑन इट। इंग्रेव्ड ऑन इट कहने का मतलब कि कंपनी के नाम का एक सिग्नेचर। द एक्टिविटीज ऑफ द कॉमन ऑफ द कंपनी आर कैरिड थ्रू द ग्रुप ऑफ पीपल। आपको पता है कि कंपनी का जो काम है वो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा चलाया जाता है। एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी कैन यूज कॉमन सील इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के लिए जो भी कंसर्न्ड पर्सन है वो कंपनी का मोहर वहां लगा देगा और साइन कर देगा खुद से, यानी कि डील पक्का है, कंपनी के साथ डील फाइनल है। Any document which does not bear the common seal of the company is not binding the company। और मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हम किए जहां पर कॉमन सील कंपनी का नहीं लगा, मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी का अगर नहीं लगता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। यानी कि कॉमन सील इज व्हाट? कॉमन सील इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, आप कह सकते हो, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बहुत आसान है। जैसे आपको पता है पार्टनरशिप में मान लीजिए 4 लोग मिलके पार्टनर चला रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म चला रहा है ए बी सी डी। ए रिटायर करना चाहता है और उसका बेटा है जेड, वो जेड को सारा हिस्सा देना चाहता है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब बी सी और डी एग्री होगा। अगर बी सी डी एग्री नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ए अपने बेटे को भी वो एडमिट नहीं कर सकता, अपने अपना जगह पे अपने बेटे को नहीं बुला सकता है जब तक कि बी सी डी का कंसेंट ना हो। बात क्लियर है? मगर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। मगर मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी का शेयर है, ठीक है, तो हम इजिली कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एसबीआई का शेयर है, तो एसबीआई बैंक का शेयर कभी भी हम बेच सकते हैं किसी को भी, यानी कि हम अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कह रहा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। द कंपनी द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर। आपको पता है कि कंपनी का जो शेयर है, कैपिटल है, वो शेयर के फॉर्म में डिवाइडेड होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास भी कुछ हिस्सा है, हो सकता है कि आपके फैमिली की कोई मेंबर है जो शेयर परचेज करते होंगे, उनके पास हिस्सा होगा। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास एसबीआई बैंक का शेयर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल का जो पैसा है और ये जो पैसा हम लगाए हैं कंपनी में, वो कंपनी के लिए क्या हो गया? कैपिटल। तो कैपिटल का जो हिस्सा है वो छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ। और ये शेयर का खास बात क्या है कि आज मेरे पास है, हम चाहे तो आपको बेच सकते हैं, आप चाहे तो किसी और को बेच सकते हैं, और इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। तो द शेयर ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय इट्स मेंबर। आज मेरे पास है तो हम मेंबर हैं, कल आपके पास होगा तो कल आप मेंबर बन जाओगे। अ शेयर होल्डर इज फ्री टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी बाय सेलिंग हिज शेयर। कंपनी कभी भी, कंपनी से कभी भी शेयर होल्डर जो है अपना ओनरशिप बेच के पैसा निकाल सकता है। द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर। पर आपको बता दें कि एक और कंपनी का टाइप है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। वहां पर आप इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि 3 तरीके का कंपनी होता है, आपको बताया जाएगा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ एक पब्लिक कंपनी को आधार पे रख के चर्चा कर रहे हैं। उसी तरीके से प्राइवेट भी होता है, पब्लिक भी होता है और वन पर्सन भी होता है, मगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है जो कि आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा है, किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा है, तो कोई फर्क नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपके पास पैसा था, आपने लगा दिया, आज आप मेंबर बने हुए हो, कल को आपको उसी पैसे का जरूरत पड़ेगा, किसी और को बेच दीजिए और वो पैसा आप रिकवर कर लीजिए। सर कैसे बेचेंगे, सर कहाँ बिकता है, ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। 11-12 में आपको बस यही पढ़ना है, ये सब भी आपको जानकारी लेना है। आप 12th में आपको हम सिखाएंगे, 12th के बिजनेस स्टडी में, कि कंपनी अपना शेयर कहाँ बेचती है, पब्लिक कैसे खरीदता है ना, और ये सब चीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, 7th पॉइंट, सेम रेट में, जो भी रेट हो सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। आपको पता है कि यहाँ पर ओनरशिप अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है, आपको अच्छे से बताएं। क्योंकि मान लीजिए हम लोग सारे लोग मिलके पैसा लगाए हैं एबीसी लिमिटेड में, मगर हम लोग बिजनेस कंट्रोल नहीं करेंगे। आज हम रिलायंस का शेयर खरीद लेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम धीरू भाई अंबानी को और मुकेश अंबानी को उनके चेयर से हटा दे और कहें कि हटिए अब हम चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शेयर होल्डर अलग है और ओनर अलग है, मैनेजमेंट अलग है, और मैनेजमेंट ही सारे बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो द कंपनी क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर। कंपनी का ओनर कौन होता है, शेयर होल्डर। जो जो पैसा लगाया वो ओनर हो गया। These shareholder elect their representative who are called director। और आपको जैसे बताएं कि जैसे हम लोग प्रधानमंत्री इलेक्ट करते हैं, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं, अपने बिहार के लिए नीतीश कुमार इलेक्ट किए हैं, तो उसी प्रकार से कंपनी के लिए, कंपनी को रन करने के लिए हम लोग डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं। और ये इलेक्ट कौन करता है, जो बंदा पैसा लगाया है। ठीक है, The director manages and control the activity of the company appointing professional experts। और डायरेक्टर क्या करेगा, पूरे कंपनी की एक्टिविटी को मैनेज करेगा, किसके बदले, ओनर के बदले। मतलब कि ओनर अलग और मैनेजमेंट अलग। ओनर का बस इतना काम है कि वोट करके इलेक्ट कर दीजिए डायरेक्टर, जिस पे विश्वास है उसको इलेक्ट कर लीजिए, मगर अब फर्दर कोई इंटरफेरेंस नहीं। कल को सारा एक्टिविटी कौन संभालेगा, डायरेक्टर, और डायरेक्टर ही प्रोफेशनल एक्सपर्ट को अपॉइंट करेगा और डायरेक्टर ही सारा काम एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, बिजनेस डीलिंग करेगा। और लास्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी तो आपको पता है, मतलब कि आप अगर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए मेरा 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है एसबीआई कंपनी में, एसबीआई बैंक में, तो कल को एसबीआई बैंक अगर बंद होता है तो मेरा मैक्सिमम कितना लायबिलिटी रहेगा, 50,000 का ही। मतलब कि जितना हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं उससे ज्यादा मेरा घाटा नहीं हो सकता है, मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगा। ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने जाना कि आखिर क्या कंपनी होता है, कंपनी के बारे में हम लोग समझे और कंपनी के कुछ फीचर्स देखें। कल हम लोग सीखेंगे कि कंपनी का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है, और टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये न्यू टॉपिक है तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे और जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।